हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का हमारा कोड है BHDS 185 टेलीविज़न लेखन। तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? टेलीविज़न लेखन के बारे में पढ़ेंगे। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें लास्ट 5 इयर्स के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और जो रिपीटेड क्वेश्चन है उन्हें पिक किए गए हैं। और यह वीडियो स्पेशली इग्नू के जो आने वाले एग्ज़ाम्स है जून और दिसंबर में उनके लिए बनाया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं और समझते हैं। तो इसे स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम ये जो हमारा टॉपिक है इसके बारे में जानते हैं कि ये है क्या। तो यहाँ पे हमें 2 वर्ड्स देखने को मिल रहे हैं, टेलीविज़न और फिर लेखन। टेलीविज़न मतलब होता है टीवी और लेखन मतलब होता है लिखना। मतलब टीवी पे आने वाले जो भी शो हैं हमारे, जो भी कार्टून, फिल्म और जो भी धारावाहिक, सीरियल वगैरह आते हैं, तो उन सबसे पहले उस टीवी में आने से पहले उसके लिए स्क्रिप्ट लिखा जाता है कि हाँ कैसे क्या क्या कहाँ क्या बोलना है, क्या कैसे होने वाला है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? टेलीविज़न लेखन कहते हैं। समझ आ गया? तो अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आंसर्स को देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन ये है, टेलीविज़न धारावाहिक के निर्माण में भाषा के महत्व पर विचार कीजिए। मतलब जब भी कोई चीज़, कोई धारावाहिक, कोई मूवी वगैरह स्पेशली जो हमारे टीवी के पर्दे पर लाए जाते हैं तो उसमें भाषा निर्माण का क्या महत्व है, भाषा का क्या महत्व है, ये जानेंगे हम। टेलीविज़न धारावाहिक एक लोकप्रिय दृश्य श्रव्य मतलब देखना और सुनना उसका माध्यम है जिसमें कहानी, पात्र और घटनाएं संवादों के माध्यम से प्रस्तुत की जाती है। इस माध्यम में भाषा का विशेष और केंद्रीय महत्व होता है क्योंकि वही दर्शकों तक विचार, भावना और संदेश को पहुंचाने का कार्य करता है। भाषा ही किसी धारावाहिक को प्रभावशाली, रोचक और समझने योग्य बनाता है। मतलब जो भी हमारा कहानी है, जो भी धारावाहिक है, उसमें भाषा का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है क्योंकि भाषा की वजह से ही हम जो दर्शक होते हैं, जो देखने वाले होते हैं, उनके मन में विचार, भावना और जो भी संदेश है वो पहुंचता है। धारावाहिक में भाषा जो है सरल, स्पष्ट और संवादात्मक होनी चाहिए ताकि सभी वर्ग के दर्शक उसे आसानी से समझ सके। मतलब जो भी हम लोग उसमें भाषा यूज़ कर रहे हो वो बहुत ही ज़्यादा इजी और क्लियर हो ताकि जो कोई भी अगर उसे देख रहा है, किसी भी वर्ग का लोग, बुजुर्ग, बच्चा, जो भी, सबको उससे अच्छे से समझ आनी चाहिए। और भाषा के ही माध्यम से जो उसमें पात्र होते हैं, एक्टर होते हैं, उनकी जो है प्रेम, क्रोध और जो भी उनकी भावना है वो भाषा के रूप में ही प्रस्तुत किया जाता है, व्यक्त किया जाता है, जिससे हम लोग उसे समझ पाते हैं और भी अच्छे से। और भाषा ही वह माध्यम है जो पात्रों को जीवंत बनाती है और दर्शकों को कहानी से भावनात्मक रूप से जोड़ती है। सही भाषा चयन से पात्र वास्तविक प्रतीत होते हैं और दृश्य अधिक प्रभावशाली बनता है। मतलब भाषा ही एकमात्र प्रकार है, मतलब ऐसा माध्यम है जिसकी वजह से हम लोग उस चीज़ को महसूस करते हैं। अगर कोई धारावाहिक, कोई मूवी को देखते हैं तो उस चीज़ को हम लोग महसूस कर पाते हैं, उससे भावनात्मक रूप से जुड़ पाते हैं। और भाषा ही जो है वो सभी पात्र को, जितने भी उसमें चीज़ होते हैं, सबको जीवंत मतलब रियल बनाती है। इसलिए जो है धारावाहिक के निर्माण में जो भाषा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन है, धारावाहिक लेखन में कथा को टीवी के पर्दे पर लाने के लिए दृश्य निर्माण कैसे किया जाता है, उदाहरण समझाइए। इसमें हमें बताना है कि जब भी अगर हम लोग किसी चीज़ को प्रस्तुत करते हैं टीवी में, किसी भी धारावाहिक लेख, तो उसको कैसे करते हैं। मतलब सबसे पहले स्क्रिप्ट तो लिखते ही हैं हम लोग क्योंकि बोलने से पहले हमें पता भी तो रहना चाहिए कि क्या बोलना है। लेकिन उसके बाद कैसे हम लोग दृश्य का निर्माण करते हैं,
तो यही हमें बताना है, वो भी एग्जाम्पल के साथ। तो यहाँ लिखा है, धारावाहिक लेखन में कथा को प्रभावशाली बनाने के लिए उसे दृश्य रूप में प्रस्तुत करना आवश्यक होता है, और टेलीविज़न एक दृश्य श्रव्य माध्यम है, इसलिए केवल कहानी नहीं बल्कि उसका दृश्य निर्माण भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अब हम देखते हैं इसके मुख्य भाग को कि इसमें कैसे क्या होता है। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, जो भी कहानी या घटना होता है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, छोटे छोटे वीडियो में, छोटे छोटे दृश्यों में। उसके बाद सब में स्थान, समय, जो भी एक्टर है उसकी जो सिचुएशन है, जो भी बात विवाद है, वो सबको मतलब उस सबका एक रूप जो है निर्धारित किया जाता है कि ऐसे ऐसे दृश्य होंगे, ये टाइम रहेगा और ये लोग ऐसे बोलेंगे इस चीज़ का। और इसके साथ ही हम लोग कैमरा एंगल देखते हैं, लाइट की जो व्यवस्था होती है, बैकग्राउंड और जो भी म्यूज़िक होती है उनका हम लोग उपयोग करते हैं। और इसका उपयोग इसलिए किया जाता है ताकि जो भी हमारा दृश्य है वो बहुत ही रियलिस्टिक हो, और जो उसमें संवाद होते हैं, बातचीत होते हैं, उसको बहुत ही सरल और स्वाभाविक रखा जाता है, जिससे हम जो पात्र हैं उनकी भावनाओं को सही रूप में व्यक्त कर पाए वो लोग अपने, और हम लोग सही से उसे समझ पाए। अब यहाँ एग्जाम्पल के लिए दिया गया है कि यदि किसी पारिवारिक विवाद को दिखाना हो तो उसे घर के अंदर तनावपूर्ण वातावरण, भावनात्मक संवाद और उपयुक्त से संगीत के साथ प्रस्तुत किया जाएगा, जिससे दर्शक उस स्थिति को महसूस कर पाएंगे। मतलब एग्जाम्पल के लिए यहाँ बोल रहा है कि जो हमारा पारिवारिक विवाद होता है, फैमिली इशू होता है, उसको दिखाने के लिए हम लोग ऐसा माहौल बनाएंगे, लाइक कि घर के अंदर बहुत स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट बनाएंगे और बहुत ही इमोशनली बात करेंगे, और बहुत ही उसी टाइप के जो सॉफ्ट म्यूज़िक है, इमोशनल म्यूज़िक है, उसका उपयोग करेंगे, ताकि जो भी दर्शक देख रहे हो, जो भी लोग देख रहे हो, तो उसको वो चीज़ जो है, वो सिचुएशन है, वो महसूस हो अपने अंदर भी। तो इसी प्रकार दृश्य निर्माण कथा को जीवंत, रोचक और प्रभावशाली बनाकर दर्शकों से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अब अगला क्वेश्चन है, उपन्यास और फिल्म में क्या अंतर है? साधारण उत्तर दीजिए। तो इसमें हमें बताना है कि उपन्यास क्या है और फिल्म क्या है, और जब ये दोनों को डिफाइन करेंगे तो ऑब्वियसली हमें इनके बीच अंतर का पता चल जाएगा, और इससे इसका अंतर भी डिफाइन हो जाएगा, और साथ ही हमें इसका उदाहरण देके इसे समझाना है कि कैसे। तो यहाँ लिखा है, उपन्यास और फिल्म दोनों ही कहानी प्रस्तुत करने के महत्वपूर्ण माध्यम है। तो उपन्यास और फिल्म दोनों से हम लोग क्या करते हैं, कोई भी कहानी जो है उसको प्रस्तुत करते हैं, और कहानी प्रस्तुत करने का जो बहुत ही महत्वपूर्ण माध्यम है वो या तो उपन्यास है या फिर हमारा फिल्म है, या फिर दोनों है। तो उपन्यास और फिल्म दोनों कहानी को प्रस्तुत करने का महत्वपूर्ण माध्यम है। दोनों का उद्देश्य कथा को दर्शकों या पाठकों तक पहुंचाना होता है, लेकिन इनकी प्रस्तुत शैली और माध्यम अलग अलग होते हैं। तो दोनों का उद्देश्य क्या होता है कि जो भी देखने वाले लोग होते हैं या पढ़ने वाले लोग होते हैं उन तक जो है, जो भी कहानी हमारा उसको पहुंचाना, लेकिन ये दोनों का जो प्रेजेंटेशन स्किल है वो अलग अलग है। जहाँ उपन्यास शब्दों पर आधारित होता है, वहीं फिल्म दृश्य और ध्वनि पर आधारित होता है। तो जो हमारा उपन्यास है वो शब्द पर आधारित होता है, इसका मतलब हम लोग ये समझ सकते हैं कि वो लिख के बताया जाता होगा, और वहीं जो हमारा फिल्म है ये दृश्य और जो भी सीन और जो भी साउंड है उस पर आधारित होता है। अब आगे, उपन्यास एक साहित्यिक विधा है जिसमें कहानी को शब्दों के माध्यम से विस्तार पूर्वक लिखा और प्रस्तुत किया जाता है। इसमें लेखक घटनाओं, पात्रों और परिस्थितियों का गहराई से वर्णन करता है। उपन्यास में पाठक अपनी कल्पना के आधार पर पूरी कहानी को अपने मन में चित्रित करता है। इसमें भावनाएं और विचार धीरे धीरे विकसित होते हैं, जिससे कहानी को विस्तार में समझने का अवसर मिलता है। तो उपन्यास क्या है? उपन्यास एक साहित्यिक विधा है जिसमें हम लोग शब्द के माध्यम से
उसे बहुत ही विस्तार में डिटेल में लिख के तब उसे प्रस्तुत करते हैं। और इसमें जो लेखक होता है वो किसी भी घटना या पात्र या फिर जो भी सिचुएशंस होते हैं उसको बहुत ही अच्छे से पढ़ के पहले उसका गहराई से वर्णन करता है। उसके बाद उस पूरी कहानी को अपने मन में बैठा लेता है कि ऐसा ऐसा है और फिर वो लिखता है। तो इससे क्या होता है कि जब भी हम कोई उपन्यास पढ़ते हैं तो जो भावनाएं हैं और जो भी विचार हैं, जो भी मोटो है उस कहानी का, तो वो धीरे धीरे हमें समझ आता है। तो इसमें भावनाएं और विचार धीरे धीरे विकसित होती है, जिससे कहानी को हम लोग विस्तार से समझने का अवसर हमें मिलता है। उसके बाद है हमारा फिल्म को देखते हैं। फिल्म एक दृश्य श्रव्य माध्यम है जिसमें कहानी को अभिनय, कैमरा, संवाद, संगीत और ध्वनि प्रभावों के माध्यम से सीधे पर्दे पर दिखाया जाता है। तो फिल्म क्या है? फिल्म एक देखने और सुनने का माध्यम है। इसमें जो है कहानी को कैमरा, बातचीत, म्यूज़िक, वॉइस, इसके माध्यम से सीधे पर्दे पर दिखाया जाता है। इसमें दर्शक कहानी को पढ़ते नहीं बल्कि देखते और सुनते हैं। फिल्म में समय की सीमा होने के कारण कहानी को संक्षिप्त और प्रभावशाली रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसमें पात्रों की भावनाएं, अभिनय और दृश्य प्रभावों से तुरंत व्यक्त हो जाती है। मतलब इसमें होता क्या है, इसमें हम लोग कहानी को पढ़ते नहीं हैं बल्कि देखते हैं, सुनते हैं, जिससे ये कुछ ज़्यादा ही हमारे ऊपर प्रभावी होता है। क्योंकि जब भी आप कोई मूवी वगैरह देख रहे होते हो तो उसमें एक टाइम लिमिट होता है कि कोई भी मूवी इतने घंटे की होनी चाहिए। तो इसके कारण क्या होता है, कहानी को बहुत ही डिटेल और बहुत ही प्रभावशाली रूप में उसे प्रस्तुत किया जाता है। और जिससे क्या होता है कि जो भी उसमें एक्टर एक्ट्रेस है और जो भी उनकी फीलिंग है, जो भी सीन है, बाकी जो भी चीज़ें हैं, वो हमें बहुत ही अच्छे से और बहुत जल्दी समझ आ जाता है। अब यहाँ उदाहरण के लिए दिया गया है रामायण। रामायण उपन्यास में घटनाओं का विस्तृत वर्णन मिलता है, जबकि फिल्म में वही घटनाएं दृश्य और अभिनय के माध्यम से सीधे दिखाई जाती है। तो दोनों चीज़ों में हम लोग क्या करते हैं, रामायण के बारे में जानते हैं, लेकिन जो उपन्यास है उसमें हम रामायण को पढ़ते हैं और जो फिल्म में है उसमें हम लोग रामायण को देखते हैं। तो इसी प्रकार उपन्यास और फिल्म दोनों का उद्देश्य कहानी कहना है, लेकिन एक जो है शब्दों पर आधारित है तो दूसरा जो है देखने और सुनने पर आधारित है। तो दूसरा क्वेश्चन है अब हमारा, राजेंद्र सिंह बेदी के नाटक चाणक्य के माध्यम से नाटक की रूपांतरण पद्धति पर विचार कीजिए। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे पहले नाटक की रूपांतरण पद्धति और उसके बाद देखेंगे राजेंद्र सिंह बेदी के द्वारा जो लिखा गया नाटक है उनको। तो नाटक रूपांतरण पद्धति का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है कि किसी ऐतिहासिक या साहित्यिक कथा को नाटकीय रूप देकर मंच या दृश्य के माध्यम के अनुरूप प्रस्तुत करना। तो इसमें क्या किया जाता है कि जो भी ऐतिहासिक या फिर जो भी हमारी साहित्यिक कथा होती है उसको हम लोग एक नाटकीय रूप देकर और फिर मंच या फिर दृश्य में प्रस्तुत करते हैं। इसमें मूल सामग्री को इस प्रकार बदला जाता है कि वह मंच पर प्रभावशाली और जीवंत रूप में प्रस्तुत हो सके। और राजेंद्र सिंह बेदी का नाटक चाणक्य इस रूपांतरण पद्धति का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। राजेंद्र सिंह बेदी ने चाणक्य में ऐतिहासिक घटनाओं को नाटकीय शैली में प्रस्तुत किया है। इसमें मूल इतिहास को आधार बनाकर उसे संवाद, पात्रों और दृश्य संरचना के माध्यम से मंच रूप प्रदान किया गया है। मतलब ये जो राजेंद्र सिंह बेदी द्वारा लिखा गया है चाणक्य, इसमें जो भी घटना है उसको नाटक की शैली में प्रस्तुत किया गया है और इसका जो भी मूल है, जो भी बेस है, उसको आधार बनाकर उसमें जो संवाद है, कम्युनिकेशन है, बातचीत है, उसके अलग अलग पात्र हैं और दृश्य संरचना है, इसको जोड़कर उसे एक मंच रूप दिया गया है।
रूपांतरण के दौरान घटनाओं को संक्षिप्त किया जाता है ताकि वे नाटक के समय और मंच की सीमाओं में प्रभावी ढंग से प्रस्तुत हो सके। नाटक में चाणक्य के रणनीति, विचार, राजनीतिक और संघर्ष को संवादों के माध्यम से प्रभावशाली ढंग से दिखाया गया है। इसमें पात्रों की भावनाएं और राजनीतिक तनाव स्पष्ट रूप से उभर कर आते हैं। उदाहरण के लिए चाणक्य और चंद्रगुप्त के संवादों में रणनीति और दृढ़ संकल्प का सुंदर चित्रण मिलता है जो दर्शकों को कहानी से जोड़ता है। तो इसमें क्या किया गया है, इस नाटक में चाणक्य का जो राजनीतिक विचार था, जो रणनीति था और संघर्ष था, उसको संवाद के माध्यम से, मतलब बातचीत के माध्यम से उसे दिखाया गया, उसे प्रस्तुत किया गया है। तो इसी प्रकार चाणक्य नाटक रूपांतरण पद्धति का उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसमें ऐतिहासिक कथा को नाटकीय रूप देकर उसे अधिक प्रभावशाली, संक्षिप्त और जीवंत बनाया गया है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन है, पटकथा लेखन के आधारभूत सिद्धांत क्या है, समझाइए। तो इसमें हम पहले पढ़ेंगे कि ये पटकथा लेखन क्या है, उसके बाद इसके सिद्धांतों को देखेंगे। तो पटकथा लेखन किसी भी फिल्म, टेलीविज़न या रेडियो कार्यक्रम की नींव होती है। यह वह लिखित रूप है जिसमें कहानी को दृश्य और संवाद के माध्यम से प्रस्तुत करने की योजना बनाई जाती है। तो सिंपल में हम लोग क्या कह सकते हैं कि पटकथा लेखन जो है, इसमें जो हम योजना बनाते हैं किसी चीज़ को, किसी कहानी को, और उसके अंदर जो भी संवाद होता है तो उसको प्रस्तुत करने के लिए जो योजना बनाते हैं लिखकर, वही है पटकथा लेखन। अब हम इसके सिद्धांतों को देखते हैं। तो पटकथा लेखन के आधारभूत सिद्धांतों में सबसे पहले जो है, स्पष्ट और रोचक कथानक का होना आवश्यक है। तो जो सबसे पहला चीज़ है, इसका सबसे पहला सिद्धांत है वो स्पष्ट और रोचक कथानक। मतलब जो भी उसमें कथा हो, जो भी लिखे, वो बहुत ही स्पष्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए और बहुत इंटरटेनमेंट जैसा होना चाहिए। कहानी ऐसी होनी चाहिए जो दर्शकों की रुचि बनाए रखे और संदेश स्पष्ट रूप से दे सके। और जो दूसरा सिद्धांत है हमारा, वो है पात्रों का स्वाभाविक और प्रभावशाली चित्रण, जिससे दर्शक उनसे जुड़ सके। मतलब कि हम जो भी पात्र चुन रहे हैं उसके लिए, तो वो बहुत ही अट्रैक्टिव होना चाहिए, बहुत ही स्वाभाविक होना चाहिए, और वो जो भी रोल प्ले करें वो बहुत ही रियलिस्टिक लगना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि देखने वाले जो भी दर्शक होते हैं वो उससे जुड़ते हैं। अगर आप भी, ऐसा होता है बहुत कोई का कि लोग सीरियल देखते हैं, कार्टून देखते हैं, तो उसमें आप कहीं ना कहीं किसी न किसी एक्टर, एक्ट्रेस या जो भी उसके पात्र है उससे आप कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टेड होते हैं। तो सेम इसमें भी वैसा ही होता है। उसके बाद जो तीसरा सिद्धांत है वो है संवादों की सरलता और प्रभावशीलता, ताकि वे वास्तविक और प्राकृतिक लगे। इसके साथ ही जो हमारा तीसरा सिद्धांत है पटकथा लेखन का, इसमें जो भी संवाद है, जो भी बातचीत है, वो बहुत ही इजी और क्लियर होना चाहिए, जिससे कि वो रियलिस्टिक और नेचुरल लगे। और इसके साथ ही दृश्य योजना का ध्यान भी रखना आवश्यक है, जिसमें प्रत्येक दृश्य का स्थान, समय और स्थिति स्पष्ट हो। तो इसी प्रकार पटकथा लेखन के आधारभूत सिद्धांत कहानी को प्रभावशाली, संगठित और दृश्य रूप में प्रस्तुत करने में सहायक होते हैं। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपना पटकथा क्या है। पटकथा में उपयुक्त कहानी का चयन और विकास किस प्रकार किया जाता है। तो जैसा कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने पटकथा के बारे में जाना कि पटकथा क्या है, तो इसमें हम जानेंगे कि पटकथा में उपयुक्त जो कहानी है उसका चयन कैसे होता है और उसका विकास किस प्रकार किया जाता है। तो पटकथा लेखन में सबसे पहले उपयुक्त कहानी का चयन किया जाता है। मतलब कहानी ऐसा होना चाहिए जो रोचक, संदेशपूर्ण और दृश्य रूप में प्रस्तुत करने योग्य हो।
तो इसमें जो सबसे पहले क्या किया जाता है कि उसमें कहानी का सिलेक्शन होता है कि कैसा कहानी होना चाहिए, और जो कहानी है वो बहुत ही रोचक और संदेश देने वाला, और उससे ऐसा हो कि उसे दृश्य रूप में प्रस्तुत कर सके हम लोग। चयन के बाद कहानी का विकास किया जाता है, जिसमें उसे क्रमबद्ध घटनाओं में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक घटना को दृश्य का रूप दिया जाता है और पात्रों की भूमिका तय की जाती है। जब हम लोग कहानी को सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम उसको क्रमबद्ध घटनाओं, मतलब किस घटना के बाद कौन सा घटना आएगा, उसमें विभाजित करते हैं, और उसके बाद सभी घटना को एक दृश्य का रूप दिया जाता है, और उसमें जो पात्र होते हैं, एक्टर एक्ट्रेस होते हैं, उसकी भूमिका तय की जाती है कि कौन सा रोल कौन प्ले कर रहा है। कहानी के विकास में संवादों को सरल प्रभावशाली बनाया जाता है ताकि वे स्वाभाविक लगे। साथ ही कथा में आरंभ, मध्य और अंत का संतुलन रखा जाता है। कहानी को दृश्यात्मक रूप देने के लिए स्थान, समय और परिस्थितियों का स्पष्ट वर्णन किया जाता है। उसके बाद कहानी का विकास के लिए हम लोग जो भी भाषा यूज़ करते हैं, जो भी बातचीत होता है, उसको बहुत ही इजी लैंग्वेज में और बहुत ही प्रभावशाली बनाते हैं उसे। इसके साथ ही हम लोग उसका स्टार्टिंग पॉइंट, मिडिल पॉइंट और जो लास्ट पॉइंट है उसको बैलेंस करते हैं, और कहानी को रियलिस्टिक लगने के लिए पूरा उसमें हम लोग जो भी जगह होता है, समय होता है, सिचुएशन होता है, वो सब का बहुत ही स्पष्ट वर्णन करते हैं कि कौन सा क्या कैसे होगा। तो निष्कर्षतः हम लोग देख सकते हैं कि इसी प्रकार पटकथा में कहानी का चयन और विकास एक सुनियोजित प्रक्रिया है जो किसी भी दृश्य माध्यम को प्रभावशाली और दर्शक संवेदनशील बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसी प्रकार अब हम बढ़ते हैं आगे, और हमारा अब अगला क्वेश्चन है, रचनात्मक लेखन और पटकथा लेखन में क्या समानता व असमानता है, समझाइए। तो इसमें हमें बताना है कि रचनात्मक लेखन और पटकथा लेखन में क्या क्या समानता है और क्या क्या असमानता है। तो उससे पहले हम जानते हैं कि है क्या। तो ये दोनों ही अभिव्यक्ति के महत्वपूर्ण माध्यम हैं। दोनों का उद्देश्य विचारों, भावनाओं और घटनाओं को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करना होता है, लेकिन उनकी शैली और प्रस्तुति में अंतर पाया जाता है। मतलब ये जो दोनों है हमारा रचनात्मक और पटकथा लेखक, दोनों सेम ही है, दोनों का उद्देश्य एक ही जैसा है। दोनों विचार, भावना और घटना को बहुत प्रभावशाली रूप से प्रस्तुत करते हैं, लेकिन जो उनका प्रस्तुत करने का शैली होता है और बाकी के जो चीज़ें हैं वो उसमें थोड़ा डिफरेंस होता है। रचनात्मक लेखन और पटकथा लेखन में कई समानताएं हैं। दोनों में कहानी, पात्र, संवाद और भावनाओं का महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो ये दोनों में जो समानता है पहले हम उसको देखते हैं, जिसमें से पहला समानता ये है कि दोनों में कहानी, पात्र, संवाद और भावना, इन तीनों चारों चीज़ों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। दोनों में कल्पना शक्ति और सृजनात्मकता की आवश्यकता होती है, और दोनों का उद्देश्य पाठक या दर्शक को भावनात्मक रूप से प्रभावित करना होता है। तो ये इनकी समानताएं हैं। लगभग कुछ कुछ चीज़ें इसमें एक समान ही हैं। अब हम इसकी असमानताओं को भी देखते हैं। तो रचनात्मक लेखन मुख्य रूप से साहित्यिक और लिखित अभिव्यक्ति पर आधारित होता है, जिसमें लेखक अपने विचारों को विस्तार से प्रस्तुत करता है। तो जो हमारा रचनात्मक लेखन है वो मुख्य रूप से क्या होता है, साहित्यिक और लिखित अभिव्यक्ति पर आधारित होता है, और इसमें जो लेखक है, लेखक अपने विचारों को विस्तार से बहुत ही अच्छे से डीपली उसमें प्रस्तुत करता है। वहीं दूसरी ओर जो पटकथा लेखन है ये दृश्य श्रव्य माध्यम के लिए किया जाता है। मतलब इसमें क्या होता है, पटकथा लेखन में इसमें देखने और सुनने का कार्य होता है, इसलिए उसमें दृश्य योजना, कैमरा, ध्वनि और संवादों का विशेष महत्व होता है। अगर हम लोग एक लाइन में इसे डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं कि रचनात्मक लेखन पढ़ने के लिए
और जो हमारा पटकथा लेखन है पर्दे में प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया जाता है। रचनात्मक लेखन पढ़ने के लिए लिखा जाता है और पटकथा लेखन पर्दे पर प्रस्तुत करने के लिए लिखा जाता है। बाकी जो दोनों का उद्देश्य है वो एक ही जैसा है। तो इसी प्रकार रचनात्मक लेखन और पटकथा लेखन में समानता भी है और असमानता भी, लेकिन दोनों का उद्देश्य प्रभावशाली अभिव्यक्ति करना होता है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि पटकथा लेखन में पात्रों के चयन और निरूपण की प्रक्रिया पर प्रकाश डालें। तो इसमें हम जानेंगे कि पटकथा लेखन में जो पात्रों का चयन होता है, उनका निरूपण की जो प्रक्रिया होती है, उनको हम लोग जानेंगे अभी। तो पटकथा लेखन में पात्रों का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि वही कहानी को जीवंत और प्रभावशाली बनाते हैं। किसी भी फिल्म, धारावाहिक या फिर नाटक, उसकी सफलता काफ़ी हद तक पात्रों के सही चयन और उसके प्रभावशाली निरूपण पर निर्भर करता है। पटकथा लेखन में पात्रों का चयन कहानी की आवश्यकता और विषय के अनुसार किया जाता है। मतलब जब भी हम कोई पात्र का चयन करते हैं तो वह कहानी की जो आवश्यकता है उसके अनुसार, और जो कहानी का टॉपिक है, जो विषय है, उसके अनुसार किसी पात्र या किसी एक्टर को हम लोग चूज़ करते हैं। प्रत्येक पात्र का स्वभाव, भूमिका और उद्देश्य पहले से निर्धारित किया जाता है ताकि वह कहानी के अनुरूप दिखाई दे। मतलब इसमें क्या किया जाता है, फिर जो भी पात्र है उसका जो स्वभाव रहेगा, जो उसका भूमिका और जो उसका उद्देश्य रहेगा, वो पहले से बता दिया जाता है ताकि हम लोग जैसा चाहते हैं वैसा ही हो, वो कहानी जैसा ही लगे। पात्रों का चयन इस प्रकार किया जाता है कि वे कहानी को वास्तविक और रोचक बना सके। पात्रों के निरूपण में उनके संवाद, व्यवहार, पहनावा और भावनाओं का विशेष ध्यान रखा जाता है। संवादों और अभिनय के माध्यम से पात्रों के अभिव्यक्तित्व को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। पात्रों का स्वाभाविक और जीवंत चित्रण दर्शकों को कहानी से भावनात्मक रूप से जोड़ता है। तो इसी प्रकार पटकथा लेखन में पात्रों का चयन और निरूपण कहानी को प्रभावशाली, वास्तविक और दर्शकों के लिए आकर्षक बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन। अब संवाद से क्या तात्पर्य है? विभिन्न टेलीविज़न कार्यक्रमों के अनुरूप संवादों की प्रकृति के अंतर को स्पष्ट कीजिए। तो इसमें पहले हम जानेंगे कि ये संवाद क्या है, और उसके बाद जो भी टेलीविज़न कार्यक्रम है उसके अनुरूप जो संवादों की प्रकृति होती है वो कैसे अलग अलग होती है, किस प्रकार के संवाद होते हैं उसमें। तो संवाद किसी भी टेलीविज़न कार्यक्रम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व होता है। संवादों के माध्यम से पात्र अपने विचार, भावनाएं और संदेश व्यक्त करते हैं। यह कहानी को आगे बढ़ाने और दर्शकों को कार्यक्रम से जोड़ने का कार्य करता है। तो संवाद क्या है? संवाद के माध्यम से जो पात्र है अपने विचार, भावनाओं और जो उसके संदेश हैं उसका आदान प्रदान करते हैं, उसको व्यक्त करते हैं। संवाद का मतलब ही होता है बातचीत करना, और संवाद ही कहानी को आगे बढ़ाता है और जो दर्शक होते हैं उसको कार्यक्रम से जोड़ने का कार्य करता है। संवादों की प्रकृति विभिन्न टेलीविज़न कार्यक्रमों के अनुसार बदलते रहती है। तो मतलब जो बातचीत करने का एक नेचर होता है वो ना टेलीविज़न मतलब टीवी के जो भी कार्यक्रम होते हैं उसके अकॉर्डिंग वो बदलते रहता है। धारावाहिकों में संवाद भावनात्मक और नाटकीय होते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम कोई भी धारावाहिक होता है उसमें जो बातचीत होता है वो बहुत नाटकीय स्वरूप और फिर भावनात्मक रूप में होता है ताकि दर्शक पात्रों से जुड़ सके। वहीं जो समाचार होता है तो समाचार में जो संवाद होता है बहुत ही सरल, स्पष्ट और फिर तथ्यपूर्ण होते हैं क्योंकि वहाँ सूचना देना मुख्य उद्देश्य होता है। तो उसी प्रकार जो समाचार का कार्यक्रम होता है, हमारा समाचार न्यूज़ वगैरह देखते हैं तो उसमें जो संवाद होता है, बातचीत होता है वो बहुत ही क्लियर और बहुत स्पष्ट होता है और साथ ही तथ्यपूर्ण मतलब बहुत ही लॉजिक वाला होता है।
क्योंकि वहाँ पे ना हम लोग किसी को सूचना दे रहे होते हैं। उसके बाद जो हास्य कार्यक्रम, उसमें संवाद मनोरंजक और व्यंग्यपूर्ण होते हैं, जबकि शैक्षिक कार्यक्रमों में संवाद ज्ञानवर्धक और समझाने वाले होते हैं। तो प्रत्येक कार्यक्रम में संवादों की भाषा और शैली उसके उद्देश्य के अनुसार निर्धारित किए जाते हैं। मतलब जैसा कार्यक्रम है वैसा ही हमारा संवाद होगा। संवादों का प्रभाव तभी अधिक होता है जब वे स्वाभाविक, स्पष्ट और परिस्थिति के अनुरूप हो। तो इसी प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि संवाद जो है टेलीविज़न कार्यक्रमों की आत्मा होती है और उनकी प्रकृति कार्यक्रम के विषय तथा उद्देश्य के अनुसार बदलते रहे। इसी प्रकार अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है कि दृश्य अथवा सीन क्या है। दृश्य के विभिन्न घटकों पर साधारण विचार कीजिए। तो इसमें हमें बताना है कि दृश्य क्या है या फिर जो सीन है वो क्या है और इसके विभिन्न घटक क्या है, उदाहरण के साथ उसे डिफाइन करना है, बताना है। तो टेलीविज़न, फिल्म और नाटक में दृश्य अथवा सीन सबसे छोटी और महत्वपूर्ण इकाई होती है। किसी विशेष स्थान और समय में घटित होने वाली घटना को दृश्य कहा जाता है। तो अगर हम लोग दृश्य का, ऐसे तो दृश्य का मतलब हमें पता है, सीन का मतलब, लेकिन इसे हम लोग लिखेंगे कैसे, जानेंगे कैसे? तो इसे ऐसा लिखेंगे कि किसी विशेष स्थान और समय में घटित होने वाली घटना को दृश्य कहा जाता है। दृश्य के माध्यम से कहानी को क्रमबद्ध और प्रभावशाली रूप में प्रस्तुत किया जाता है। और जो दृश्य है उसके कई महत्वपूर्ण घटक होते हैं और जो दृश्य का सबसे पहला और महत्वपूर्ण घटक है वो होता है पात्र, जो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। दूसरा है संवाद, जिसके माध्यम से पात्र अपने विचार और भावनाओं को व्यक्त करते हैं। तीसरा घटक है स्थान और वातावरण, जो दृश्य को वास्तविक बनाता है। इसके अलावा प्रकाश, कैमरा, ध्वनि और पृष्ठभूमि संगीत भी दृश्य को प्रभावशाली बनाने में सहायता करती है। तो इसके मुख्य घटक क्या क्या है दृश्य के? पहला है पात्र है, संवाद, उसके बाद स्थान और वातावरण, और इसके अलावा भी प्रकाश, कैमरा, वॉइस, बैकग्राउंड साउंड, ये सब जो है दृश्य को और भी प्रभावशाली बनाते हैं। दृश्य का मुख्य उद्देश्य कहानी को जीवंत और दर्शकों के लिए आकर्षक बनाना होता है। और दृश्य का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? कोई भी कहानी अगर, तो उसको पूरा रियलिस्टिक बनाना और जो भी लोग उसे देख रहे हो उसके लिए बहुत ही आकर्षक बनाना होता है। उदाहरण के लिए यदि किसी परिवार के झगड़े का दृश्य दिखाया जाए तो उसमें तनावपूर्ण संवाद, गंभीर वातावरण और धीमा संगीत दृश्य को अधिक प्रभावशाली बना देते हैं। तो आप लोगों ने जब भी अगर कोई मूवी या सीरियल देखा होगा तो वहाँ पे नोटिस किया होगा कि जब भी परिवार का झगड़ा होता है तो उस समय का सीन है ऐसा दिखाया, बहुत ही तनावपूर्ण संवाद उसमें होता है, बहुत ही गंभीर वातावरण, जो इन्वायरमेंट होता है बहुत गंभीर होता है और उसमें बहुत ही एक कोई म्यूज़िक चलता है बैकग्राउंड में, वैसा जैसा कि आप लोग जो क्या कहते हैं गोपी बहू में सुना होगा, धूम तनाना धूम तनाना। तो वही चीज़ है और ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, जो हमारे दृश्य है उसे बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली बना देते हैं। तो निष्कर्षतः हम लोग ये कह सकते हैं कि दृश्य कहानी की प्रस्तुति का महत्वपूर्ण आधार है, जिसके विभिन्न घटक मिलकर कथा को प्रभावशाली और जीवंत बनाते हैं। उसके बाद हम आते हैं अपना अगला क्वेश्चन। साहित्यिक रचनाओं के रूपांतरण की प्रक्रिया पर एक निबंध लिखिए। तो इसमें हमें एक निबंध लिखना है साहित्यिक रचनाओं के रूपांतरण की प्रक्रिया पर। तो पहले हम जानते हैं कि साहित्यिक रचनाओं का रूपांतरण की प्रक्रिया क्या है। तो ऐसी प्रक्रिया जिसमें किसी कहानी, उपन्यास, नाटक या अन्य साहित्यिक कृति को फिल्म, टेलीविज़न या रेडियो, रंगमंच जैसे दृश्य श्रवण माध्यमों के अनुसार उसके अनुरूप बदला जाता है। तो इसमें बेसिकली क्या किया जाता है, जो हमारा साहित्यिक रचना होता है, जैसे कोई कहानी, उपन्यास या नाटक या फिर कोई भी साहित्यिक कृति, उसको हम लोग
फिल्म, टेलीविज़न, रेडियो या फिर रंगमंच में दृश्य श्रव्य मतलब देखने और सुनने के माध्यम के अनुरूप में उसे बदल देते हैं। और इसका उद्देश्य मूल रचना को नए माध्यम से प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करना है। और इसका उद्देश्य क्या है कि इसका जो मूल रचना है उसको एक नया माध्यम से और बहुत ही प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करना है, मतलब पुरानी ही चीज़ को लेकिन नए तरीके से। रूपांतरण प्रक्रिया में सबसे पहले मूल रचना का गहराई से अध्ययन किया जाता है, जिसके बाद कहानी के मुख्य पात्र, घटना और भावनाओं का चयन किया जाता है। तो इस प्रक्रिया में सबसे पहले क्या किया जाता है, जो मूल रचना होती है उसका बहुत ही गहराई से अध्ययन किया जाता है कि कैसे कैसे क्या हुआ। और उसके बाद कहानी का जो मुख्य पात्र होता है, जो घटना होते हैं और जो भी भावना होते हैं उनका चयन किया जाता है। क्योंकि दृश्य माध्यम में समय सीमित होता है, इसलिए कई घटनाओं को संक्षिप्त या परिवर्तित किया जाता है। तो रूपांतरण का मुख्य उद्देश्य मूल रचना की भावना को बनाए रखते हुए उसे नए माध्यम के अनुरूप प्रस्तुत करना होता है। तो रूपांतरण का जो मुख्य उद्देश्य वो क्या होता है कि जो मूल रचना की भावना है उसको बनाए रखते हुए उससे हम लोग एक नए रूप में, नए माध्यम से प्रस्तुत करें। रूपांतरण में संवादों, दृश्य योजना, संगीत और वातावरण का विशेष ध्यान रखा जाता है ताकि कहानी अधिक प्रभावशाली बन सके। इसमें पात्रों को जीवंत बनाने के लिए अभिनय और दृश्य प्रभावों का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के रूप में किसी उपन्यास को फिल्म में बदलते समय लंबे वर्णनों को दृश्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसी प्रकार साहित्यिक रचनाओं का रूपांतरण एक सृजनात्मक प्रक्रिया है जो साहित्य को नए रूप में प्रस्तुत करके उसे अधिक व्यापक दर्शकों तक पहुंचाने में सहायक होती है। अब है हमारा दूसरा क्वेश्चन कि बेला इक्का लौट रही है कहानी के संदर्भ में कहानी के रूपांतरण की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे एक कहानी है जिसका नाम है बेला इक्का लौट रही है। तो इस कहानी के संदर्भ में जो रूपांतरण प्रक्रिया है उसे हमें बताना है। कहानी के रूपांतरण का अर्थ है किसी साहित्यिक रचना को नाटक, फिल्म या टेलीविज़न जैसे दृश्य श्रव्य माध्यम के अनुरूप बदलकर प्रस्तुत करना, जैसा कि हमने पहले भी जाना। और इसमें क्या होता है, कहानी का मूल जो भावना है उसको बनाए रखते हुए उसे नए तरीके से और भी प्रभावशाली और दृश्यात्मक बनाया जाता है। और जो बेला इक्का लौट रही है, इस कहानी मतलब ये जो कहानी है इस प्रक्रिया का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। इस कहानी में रूपांतरण में मूल कथा को दृश्य और संवादों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। तो इस कहानी में क्या किया गया है, इसके रूपांतरण में मूल कथा को दृश्य और संवादों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। कहानी के पात्र, घटना और भावना को इस प्रकार बदला गया है कि वे पर्दे पर जीवंत दिखाई दे। लंबे वर्णनों को छोटे और प्रभावशाली दृश्यों में परिवर्तित किया गया तथा संवादों को सरल और स्वाभाविक बनाया गया है। तो इसमें क्या किया गया है कि जो पात्र, घटना और जो भावना है उसको इस प्रकार से प्रस्तुत किया गया है ताकि वह ऐसा लगे कि रियल है और नेचुरल है। और इसमें जो भी हमारा संवाद है उसको बहुत ही सरल और स्वाभाविक बनाया गया है। तो हम लोग ये कह सकते हैं यहाँ पे कि रूपांतरण की प्रक्रिया में कहानी को दृश्यात्मक और दर्शकों के लिए अधिक प्रभावशाली बनाया जाता है। और इसमें वातावरण, ध्वनि और अभिनय का उपयोग करके पात्रों की भावनाओं को गहराई से प्रस्तुत किया गया है। तो इसी प्रकार बेला इक्का लौट रही है कहानी का रूपांतरण साहित्यिक कथा को दृश्य माध्यम में प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृश्य विभाजन से क्या अभिप्राय है? धारावाहिक लेखन में दृश्य विभाजन की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। तो बेसिकली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दृश्य विभाजन। पहले हम लोग जानेंगे कि दृश्य विभाजन है क्या, और उसके बाद देखेंगे कि जो धारावाहिक लेखन होता है उसमें दृश्य विभाजन की क्या क्या प्रक्रिया होती है।
तो धारावाहिक लेखन में दृश्य विभाजन का महत्वपूर्ण स्थान होता है। किसी कहानी को छोटे छोटे दृश्यों में बांटकर क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को ही दृश्य विभाजन कहा जाता है। तो दृश्य विभाजन का मतलब ये होता है कि अब जो भी कहानी है हम उसके जो भी छोटे छोटे दृश्य है उसे अलग अलग बांट कर और उसको फिर हम लोग क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करते हैं। तो यही है हमारा दृश्य विभाजन, मतलब दृश्य को छोटे छोटे भागों में बांटना और फिर जाके उसे क्रमबद्ध तरीके से लगाकर प्रस्तुत करना। इससे कहानी अधिक स्पष्ट, प्रभावशाली और रोचक बनती है। इस प्रक्रिया में सबसे पहले पूरी कहानी को समझा जाता है और फिर उसे घटनाओं के अनुसार अलग अलग दृश्यों में विभाजित किया जाता है। तो इस प्रक्रिया में क्या होता है, सबसे पहले पूरा कहानी को अच्छे से समझा जाता है और फिर घटनाओं के अनुसार अलग अलग दृश्यों में विभाजित किया जाता है उसे। प्रत्येक दृश्य में स्थान, समय, पात्र और घटनाओं को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया जाता है। दृश्य विभाजन का मुख्य उद्देश्य कहानी को व्यवस्थित और दृश्यात्मक रूप से प्रस्तुत करना होता है। जो दृश्य विभाजन मतलब सिंपल लैंग्वेज में हम लोग समझ पाते हैं कि हम लोग जो पूरा कहानी है उसको छोटे छोटे अलग अलग सीन में बांट देते हैं और उसके बाद जो है हम लोग उसे पूरे क्रमबद्ध तरीके से एक के बाद एक को जोड़ के उसे प्रस्तुत करते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे हमें और भी ज़्यादा वो चीज़ समझ आता है, वो सीन समझ में आता है कि हाँ यहाँ ऐसे तो वहाँ वैसे हुआ। और इससे क्या होता है कि जो हमारा कहानी है वो व्यवस्थित होता है और बहुत ही ऐसा लगता है कि नहीं सही में ऐसा है, वो पूरा रियल फील होता है। फिर आगे धारावाहिक लेखन में प्रत्येक दृश्य को इस प्रकार बनाया जाता है कि वह अगले दृश्य से जुड़ा रहे और कहानी का प्रवाह बना रहे। संवाद, कैमरा एंगल, प्रकाश और ध्वनि प्रभावों का भी ध्यान रखा जाता है ताकि दृश्य अधिक प्रभावशाली बन सके। इससे दर्शकों की रुचि बनी रहती है और कहानी समझने में आसानी होती है। तो जो धारावाहिक है उसमें भी ऐसे ही किया जाता है, पहले छोटे छोटे दृश्य बनाए जाते हैं और उसको एक के बाद एक जोड़े जाते हैं और उसे बहुत ही अच्छे से रखा जाता है ताकि ऐसा ना लगे कि ये सीन अलग था और उसके बाद जो सीन स्टार्ट हो रहा है वो अलग है। तो इसमें बहुत ही ज़्यादा ध्यान भी रखा जाता है संवाद का, कैमरा एंगल का, जो भी लाइट वगैरह होता है, साउंड इफ़ेक्ट होता है, इन सब का। और इस सब से क्या होता है कि जो हमारा कहानी है वो बहुत ही आकर्षित और बहुत ही प्रभावशाली बना रहता है, जिससे जो लोग देखते हैं उसकी रुचि उसमें बनी रहती है, उन्हें मज़ा आता है देखने में। तो इस प्रकार दृश्य विभाजन धारावाहिक लेखन की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो कहानी को जीवंत, क्रमबद्ध और आकर्षक बनाने में सहायक होती है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अब है हमारा अगला क्वेश्चन, दृश्य माध्यम के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को स्पष्ट करते हुए इसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। दृश्य माध्यम आधुनिक जनसंचार का एक महत्वपूर्ण साधन है जिसके माध्यम से चित्र, ध्वनि और दृश्य प्रभावों द्वारा सूचना तथा मनोरंजन प्रस्तुत किया जाता है। समय के साथ इसका विकास तेजी से हुआ और आज यह समाज का प्रभावशाली संचार माध्यम बन चुका है। दृश्य माध्यम का इतिहास प्रारंभिक चलचित्र मतलब सिनेमा होता है गाइस, तो चलचित्र और रंगमंच से जुड़ा हुआ है। बाद में सिनेमा, टेलीविज़न और डिजिटल माध्यमों के विकास से इसे नए और अधिक व्यापक बना दिया। पहले केवल श्वेत श्याम चलचित्र बनाए जाते थे, लेकिन तकनीकी विकास के साथ रंगीन फिल्में, टेलीविज़न और फिर आधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म अस्तित्व में आ गए। तो पहले क्या होता था, सब कुछ ब्लैक एंड वाइट होता था, श्वेत श्याम चलचित्र। लेकिन अभी के टाइम में हम लोग जैसे जैसे हमारा तकनीक का विकास हुआ वैसे वैसे सभी चीज़ों में क्या हुई, विकास हुई। अब जो हम फिल्में और जो भी देखते हैं वो सब रंगीन होता है। पहले ब्लैक एंड वाइट होता था लेकिन अब वो रंगीन होता है, मतलब जैसा होना चाहिए वैसा होता है। तो दृश्य माध्यम ने
सूचना और मनोरंजन को जन सामान्य तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दृश्य माध्यम की कई विशेषताएं हैं। यह दृश्य और ध्वनि दोनों का उपयोग करता है, जिससे संदेश अधिक प्रभावशाली बनता है। इसमें वास्तविकता और जीवंतता अधिक होती है, जिससे दर्शक आसानी से प्रभावित होते हैं। तो इसकी जो विशेषताएं हैं उनमें यह है कि ये दृश्य और ध्वनि का दोनों का उपयोग करता है। मतलब हमारे सामने डिस्प्ले भी होता है और उसमें साउंड भी होता है, और इससे क्या होता है, ऐसा लगता है कि ये बहुत रियल लाइफ ऐसा हो रहा है, ऐसा ही है। मतलब बहुत रियलिस्टिक फील होता है इससे, और जो हम देखने वाले दर्शक होते हैं वो चीज़ से बहुत प्रभावित होते हैं। यह शिक्षा, मनोरंजन और जन जागरूकता का प्रभावी साधन है। तो इसी प्रकार दृश्य माध्यम ने ऐतिहासिक विकास के साथ आधुनिक समाज में संचार, शिक्षा और मनोरंजन के क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण। इसी प्रकार अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है, ये है नाटक से टेलीप्ले के रूप में रूपांतरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करें। तो इसमें हमें बताना है कि जो नाटक से टेलीविज़न तक का रूपांतरण है उसकी प्रक्रिया क्या रही है। तो नाटक से टेलीप्ले के रूप में रूपांतरण का अर्थ है किसी मंचीय नाटक को टेलीविज़न प्रस्तुति के अनुरूप बदलना। मतलब जो भी हमारा अगर कोई नाटक है वो बस मंच तक ही सीमित है, लेकिन उसको जो हम लोग टेलीविज़न में प्रस्तुत करते हैं, उसके रूप में बदलते हैं, तो यही होता है नाटक से टेलीप्ले के रूप में रूपांतरण। इसमें नाटक को इस प्रकार परिवर्तित किया जाता है कि वह दृश्य श्रव्य माध्यम में अधिक प्रभावशाली और आकर्षक लगे। रूपांतरण की प्रक्रिया में सबसे पहले मूल नाटक का अध्ययन किया जाता है। तो जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा कि जब भी हम लोग किसी चीज़ का रूपांतरण करते हैं तो रूपांतरण करने से पहले जो मूल नाटक है हम लोग उसको पढ़ते हैं। उसके मुख्य कथानक, पात्रों तथा घटनाओं का फिर चयन किया जाता है। उसके बाद मंच प्रस्तुति को टेलीविज़न की आवश्यकताओं के अनुसार बदला जाता है। तो पहले तो हम लोग उसको डीपली पढ़ते हैं और उसके बाद उसके जो पात्र होते हैं, जो कथा होते हैं, घटना होते हैं, उसका चयन करते हैं और फिर टेलीविज़न की आवश्यकता के अनुसार फिर उसे हम प्रस्तुत करते हैं। टेलीप्ले में दृश्यात्मकता, कैमरा एंगल और तकनीकी प्रभावों का विशेष महत्व होता है, इसलिए लंबे संवादों को संक्षिप्त और प्रभावशाली बनाया जाता है। नाटक के दृश्यों को छोटे छोटे भागों में विभाजित किया जाता है ताकि दर्शकों की रुचि बनी रहे। पृष्ठभूमि, प्रकाश, ध्वनि और संगीत का उपयोग करके दृश्यों को अधिक जीवंत बनाया जाता है। पात्रों की भावनाओं को कैमरे के माध्यम से अधिक प्रभावशाली ढंग से भी प्रस्तुत किया जाता है। तो इस प्रकार नाटक को टेलीप्ले में रूपांतरित करने की प्रक्रिया साहित्यिक प्रस्तुति को दृश्य श्रव्य माध्यम के अनुरूप बदलकर अधिक प्रभावशाली और आकर्षक बनाती है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीविज़न पटकथा लेखन में प्रयुक्त पारिभाषिक शब्दावलियों को कोटियों में बांटते हुए उसके महत्व पर एक निबंध लिखिए। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो टेलीविज़न पटकथा लेखन एक तकनीकी और रचनात्मक प्रक्रिया है जिसमें अनेक पारिभाषिक शब्दावलियों का प्रयोग किया जाता है। ये शब्द पटकथा को व्यवस्थित, स्पष्ट और प्रभावशाली बनाने में सहायता करते हैं। इनके माध्यम से लेखक, निर्देशक और कलाकारों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होता है। टेलीविज़न पटकथा लेखन में प्रयुक्त पारिभाषिक शब्दावलियों को विभिन्न कोटियों में बांटा जा सकता है, जिसमें से जो पहला कोटि है, दृश्य संबंधी शब्द होते हैं, जैसे सीन, शॉट और लोकेशन। तो पहला कोटि जो है वो क्या होता है, दृश्य संबंधी होता है। उसके बाद दूसरा होता है संवाद संबंधी, जो बातचीत से रिलेटेड हो। संवाद संबंधी शब्दों की होती है, जैसे संवाद, वॉइस ओवर और नरेशन। तीसरी कोटि तकनीकी शब्दों की होती है, जैसे कैमरा एंगल, क्लोजअप, प्रकाश और ध्वनि प्रभाव।
ये शब्द पटकथा को स्पष्ट और व्यवस्थित रूप प्रदान करते हैं। इन शब्दावलियों का महत्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि इनके बिना पटकथा की सही प्रस्तुति संभव नहीं होती। पारिभाषिक शब्द लेखन लेखक, निर्देशक और कलाकारों के बीच समन्वय स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इससे दृश्य निर्माण और प्रस्तुति अधिक प्रभावशाली बनती है। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि टेलीविज़न पटकथा लेखन में प्रयुक्त पारिभाषिक शब्दावलियाँ पटकथा को तकनीकी रूप से सशक्त और प्रस्तुति को प्रभावशाली बनाने में अत्यंत ही महत्वपूर्ण होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा लघु चरित्र। अब ये लघु चरित्र क्या होता है, आइए चले जानते हैं। तो लघु चरित्र ऐसे पात्र होते हैं जो किसी नाटक, फिल्म, कहानी या धारावाहिकों में कम समय या सीमित भूमिका के लिए उपस्थित होते हैं। तो लघु चरित्र मतलब क्या हो गया, मतलब ऐसा कोई सीन होता है जो कोई भी कहानी, फिल्म या धारावाहिक में बहुत ही कम समय के लिए या फिर सीमित भूमिका के लिए ही उपस्थित होता है। इनका मुख्य उद्देश्य कहानी को आगे बढ़ाने, वातावरण बनाने या मुख्य पात्रों की भूमिका को प्रभावशाली बनाना होता है। यद्यपि इनका स्थान मुख्य पात्रों की तुलना में छोटा होता है, फिर भी कहानी की पूर्णता में इसका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। लघु चरित्र सामान्यतः सहायक भूमिका निभाते हैं। तो ये क्या करते हैं, सहायक भूमिका निभाते हैं और किसी विशेष घटना, परिस्थिति या संदेश को स्पष्ट करने में सहायता करते हैं। इनके संवाद और दृश्य सीमित होते हैं, लेकिन वे कहानी को वास्तविक और रोचक बनाने में मदद करते हैं। लघु चरित्र कहानी की गति और प्रभाव को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फिल्मों और धारावाहिकों में मित्र, पड़ोसी, शिक्षक या सेवक जैसे पात्र लघु चरित्र के रूप में दिखाई देते हैं। तो जब भी अगर हम कोई फिल्म या फिर कोई धारावाहिक देखते हैं तो उसमें जो भी कोई दोस्त या पड़ोसी या शिक्षक या फिर जो कोई अन्य व्यक्ति होता है वो बहुत ही कम टाइम के लिए उसमें मौजूद होता है। ये मुख्य पात्रों के स्वभाव और परिस्थितियों को उभरने में सहायक होते हैं। तो यही है हमारे लघु चरित्र जो कम टाइम के लिए कहानी में प्रस्तुत हो। इस प्रकार लघु चरित्र आकार में छोटे होने के बावजूद कहानी को प्रभावशाली और जीवंत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। उसके बाद हम आगे देखते हैं आत्मकथा और पटकथा। तो जैसा कि पटकथा के बारे में हमने पहले ही जाना था, बट फिर से एक बार हम लोग रिवाइज करते हैं और जानते हैं कि अब ये आत्मकथा और पटकथा दोनों क्या है। तो ये दोनों लेखन की महत्वपूर्ण विधाएं हैं, लेकिन इनका उद्देश्य और प्रस्तुति शैली जो है वो अलग अलग है। आत्मकथा वह साहित्यिक रचना है जिसमें लेखक अपने जीवन के अनुभव, संघर्ष और घटनाओं का वर्णन स्वयं करता है। इसमें व्यक्ति अपने जीवन की वास्तविक घटनाओं, भावनाओं और स्मृतियों को विस्तार पूर्वक प्रस्तुत करता है। तो ये आत्मकथा क्या है, आत्म मतलब अपना, कथा मतलब कहानी, मतलब ऐसा कहानी या ऐसा रचना जिसमें लेखक अपने जीवन का ही अनुभव, संघर्ष या किसी घटना को खुद से लिखता है और व्यक्त करता है। तो इसी को हम लोग आत्मकथा कहते हैं। आत्मकथा का मुख्य उद्देश्य अपने जीवन की सच्ची घटनाओं और अनुभवों को व्यक्त करना है। तो आत्मकथा का मतलब क्या हुआ, जो अपने जीवन का जो भी सच्चा घटना होता है, जो भी अनुभव होते हैं उसको व्यक्त करना। और बाकी पटकथा के बारे में हमने पहले ही पढ़ा था कि पटकथा का उद्देश्य कहानी को पर्दे पर प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करना होता है। तो आत्मकथा मुख्य रूप से पढ़ने के लिए लिखी जाती है, जबकि पटकथा अभिनय और प्रस्तुति के लिए तैयार की जाती है। तो इसी प्रकार दोनों विधाओं का उद्देश्य अभिव्यक्ति करना है, लेकिन उनकी शैली और माध्यम अलग अलग होते हैं। उसके बाद अगला है हमारा विज्ञापन की भाषा। तो अभी हम क्या जानेंगे, विज्ञापन की भाषा जानेंगे। तो विज्ञापन की भाषा वह भाषा होती है जिसका उपयोग किसी वस्तु, सेवा या विचार के प्रचार प्रसार के लिए किया जाता है।
तो विज्ञापन मतलब होता है ऐड, जो भी एडवर्टाइजमेंट होता है। तो इसका उपयोग हम लोग क्यों करते हैं? किसी भी वस्तु, सेवा या विचार का प्रचार प्रसार के लिए। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों का ध्यान आकर्षित करना और उन्हें प्रभावित करना होता है। इसलिए विज्ञापन की भाषा सरल, आकर्षक, प्रभावशाली और स्मरणीय होती है। तो जो भी हम लोग एडवर्टाइजमेंट में जो भी लैंग्वेज यूज करते हैं, जैसा ही भाषा यूज़ करते हैं, उसका मेन मोटो यही होता है कि लोग जो है वो हमसे आकर्षित हो। और उसके बाद इसमें जो हम लोग भाषा यूज़ करते हैं बहुत ही ईजी होता है, आकर्षक होता है, प्रभावशाली, और ऐसा होता है कि हम लोग को वो याद रह जाता है। विज्ञापन की भाषा में छोटे और स्पष्ट वाक्यों का प्रयोग किया जाता है ताकि संदेश तुरंत समझ में आ सके। इसमें ऐसे शब्दों का चयन किया जाता है जो लोगों की भावना और आवश्यकताओं को प्रभावित करे। तो विज्ञापन की भाषा का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को आकर्षित करके उन्हें प्रभावित करना होता है। विज्ञापनों में अक्सर नारे, तुकबंदी, हास्य और आकर्षक संवादों का उपयोग किया जाता है जिससे वे लंबे समय तक लोगों को याद रहे। इसके साथ ही भाषा में नवीनता और रोचकता भी आवश्यक होती है। विभिन्न आयु वर्ग और समाज के अनुसार विज्ञापन की भाषा बदलती रहती है। तो बेसिकली ये क्या है, जो भी हम लोग प्रचार प्रसार करते हैं उसकी भाषा है। तो विज्ञापन की भाषा जनसंचार का एक प्रभावशाली माध्यम है जो कम शब्दों में अधिक प्रभाव उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। उसके बाद अगला है हमारा फिल्म की भाषा। तो फिल्म की भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा किसी फिल्म की कहानी, भावनाएं और संदेश दर्शकों तक पहुंचाए जाते हैं। यह केवल संवाद तक सीमित नहीं होती बल्कि इसमें दृश्य, संगीत, अभिनय, कैमरा, प्रकाश और ध्वनि प्रभाव भी शामिल होते हैं। तो फिल्म की भाषा वो माध्यम है जिसके द्वारा हम किसी भी फिल्म की कहानी, भावना और उसके जो भी संदेश है वो दर्शकों तक पहुंचाते हैं। फिल्म की भाषा दृश्य श्रव्य माध्यम पर आधारित होती है, इसलिए इसका प्रभाव अत्यंत व्यापक और प्रभावशाली होता है। फिल्म की भाषा सरल, स्वाभाविक और परिस्थिति के अनुरूप होनी चाहिए ताकि दर्शक कहानी से आसानी से जुड़ सके। संवादों के साथ साथ चेहरे के भाव, कैमरा एंगल और पृष्ठभूमि संगीत भी कहानी को प्रभावी बनाते हैं। फिल्म की भाषा का मुख्य उद्देश्य भावनाओं और विचारों को दृश्यात्मक रूप में प्रस्तुत करना होता है। फिल्मों में विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग भी किया जाता है जिससे पात्र अधिक वास्तविक प्रतीत होते हैं। हास्य, प्रेम, संघर्ष और दुख जैसे भाव फिल्म की भाषा के माध्यम से प्रभावशाली ढंग से व्यक्त किए जाते हैं। तो इसी प्रकार फिल्म की भाषा कहानी को जीवंत, प्रभावशाली और दर्शकों के लिए आकर्षक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। यहीं पे हमारा जो भी क्वेश्चन है वो समाप्त होते हैं। आई होप सभी लोगों को अच्छे से सब कुछ समझ आ गया होगा। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमें आशा है कि आप लोगों को सब कुछ अच्छे से समझ आ गई हो और ये हमारी पूरी प्रयास रहेगी कि हम आपको सब कुछ ईजी से ईजी वर्ड में सब पढ़ाएं और समझाएं। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।